नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं समझाते बल्कि खबरों के पीछे की पेचीदगी को भी समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जिनके मायने हम आधे घंटे में आपको समझाने वाले हैं। तो पहली खबर है केंद्र पर लालू के बयान के मायने क्या हैं। केंद्र पर लालू के बयान के मायने को हम आपको समझाएंगे। दूसरी जो खबर है जीत के दावे वाली सियासत को समझाएंगे और साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर है उसको भी नीतीश पर बीजेपी के भरोसे के मायने क्या हैं। बीजेपी जो नीतीश पर भरोसा करती है उसके मायने क्या है वो हम आपको समझाएंगे। पुल पर पॉलिटिक्स को समझिए, किस तरह से पुल पर पॉलिटिक्स हो रही है वो आपको समझाएंगे। झारखंड विधानसभा में वोट का गणित क्या है इसको भी हम आपको समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। लालू प्रसाद ने अगस्त तक केंद्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की है जिस पर बीजेपी नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। 5 जुलाई 2024 को आरजेडी 27 साल का हो गया। पटना के आरजेडी दफ्तर में पार्टी का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सहित पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। मौका भले ही आरजेडी के स्थापना दिवस का था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लालू प्रसाद के उस बयान की हो रही है जो उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर दिया। खुद सुन लीजिए क्या कहा है लालू प्रसाद। मोदी की सरकार बिल्कुल पॉपुलर है। हो सकता है कि अगस्त में सरकार नहीं है। लालू प्रसाद ने अगस्त तक केंद्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी क्या की। बिहार की सियासत गर्मा गई। अगस्त में लाल किला पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे और भ्रष्टाचारी का धड़कन रुक जाएगा। लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। लालू जी के सपने से देश की सरकार नहीं चल सकता। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद केंद्र की नहीं अपनी सोचें। 2015 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद से गठबंधन नहीं किए होते तो अब तक आरजेडी खत्म हो चुका होता। लालू प्रसाद यादव अपना देखें, नीतीश कुमार का पैर पूजे, नीतीश कुमार के फोटो लगा करके बाप बेटा उनको जाके चरण छुए जो उन्हें 2015 में एक लाइफ दे दिया, नहीं तो फिर अगला बार ये 22 सीट पर अटकेंगे। लोकसभा चुनाव हो चुका है, अगले ही साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता बड़े बड़े दावे कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में लगे हैं। लालू प्रसाद ने भी एनडीए सरकार के गिरने की बात कहकर बखूबी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन 2025 में फायदा कितना मिल पाता है ये वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और केंद्र पर लालू के बयान के मायने समझिए। लालू प्रसाद एक मचे हुए नेता हैं। लालू प्रसाद जानते हैं कि कैसे समर्थकों में जोश भरा जाता है। यही वजह है कि लालू प्रसाद ने अगस्त तक केंद्र सरकार के गिरने की बात कही है ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। वैसे लालू प्रसाद को भी पता है कि केंद्र में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है। सरकार को कहीं से किसी तरह का फिलहाल खतरा नहीं है। बीजेपी के पास अकेले 240 सांसद हैं और जेडीयू और टीडीपी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ फिलहाल खड़ी नजर आ रही है। ऐसे बयान देकर लालू प्रसाद एनडीए गठबंधन में फूट डालने की कोशिश कर सकते हैं ताकि कुछ झटपटाहट नजर आए और विधानसभा चुनाव में इसका फायदा वो उठा सके। और बिहार में अगले 1 साल के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और इसके पहले दोनों ही गठबंधन की तरफ से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सवाल है कि 2025 में कौन पड़ेगा 20। दो 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा।
हम लोग सब लोग कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में। 2024 का लोकसभा चुनाव हो चुका है। एनडीए को 30 सीटें मिली, जबकि इंडिया गठबंधन को महज 9 सीट पर संतोष करना पड़ा। अब बारी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की है और दोनों ही गठबंधनों की तरफ से 2025 में जीत के दावे तेज हो गए। 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। हम लोग सब लोग कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी जीत जरूर होगी। निश्चित रूप से हम लोग सब लोग कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे संजय झा ने भी 2025 में 2010 जैसी जीत का दावा किया। 2025 में 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। बिहार में करीब 18 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है। अब तक के नतीजे बताते हैं कि जिस गठबंधन में नीतीश रहे, उसी गठबंधन की जीत हुई और सरकार बनी। फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। वैसे 2020 में आरजेडी का प्रदर्शन पिछली बार से थोड़ा बेहतर जरूर रहा, लेकिन महागठबंधन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया। देखने वाली बात होगी कि 2025 में कौन पड़ेगा 20। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जीत के दावों वाली सियासत को भी समझिए। राजनीति में बयान का बहुत मतलब नहीं होता है। बयानों में समर्थकों में जोश और विरोधियों पर वार किया जाता है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। अब राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मोड में आ चुके हैं। यही वजह है कि दोनों ही गठबंधन की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि आंकड़ों में एनडीए का पलड़ा काफी भारी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। चिराग के अलग लड़ने से एनडीए को नुकसान हुआ, महागठबंधन को इसका फायदा हुआ था। लेकिन अब चिराग एनडीए में है और बिहार में एनडीए के सभी घटक मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में 2010 वाला रिजल्ट रिपीट भी हो सकता है, जैसा संजय झा ने कहा है। और 2010 में आरजेडी 22 सीट पर सिमट गई थी। तो पटना में केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पीएम बनने पर केंद्रीय कैबिनेट में बिहार के 8 सांसद मंत्री बने। इन सभी का सम्मान बीजेपी की ओर से किया गया। सभी मंत्रियों ने बिहार की बेहतरी के लिए काम करने और आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को धूल चटाने का संकल्प लिया। मंत्री का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का, आदरणीय विजय सिन्हा जी का, सम्राट चौधरी जी का, सभी लोग का हम सब लोग अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बीजेपी की ओर से भव्य आयोजन किया गया। केंद्र में मोदी 3.0 की सरकार बनने पर बिहार के 8 सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जिनका शुक्रवार को स्वागत किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। अब अगले साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनानी है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत हो रहा और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चलाना है और बिहार के कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम है। अपने स्वागत से अभिभूत केंद्रीय मंत्रियों ने भी बिहार के बेहतर भविष्य के लिए काम करने की बात कही। नित्यानंद राय ने बिहार से जंगल राज को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया, तो गिरिराज सिंह ने सनातन विरोधियों के लिए दुर्गा पूजा के बाद से अलग अलग जिलों में यज्ञ की शुरुआत करने की बात कह दी। वहीं जीतन राम मांझी भी इस स्वागत से अभिभूत नजर आए। अब जंगल राज को आने नहीं देना है, इसका ख्याल रखना है और इंडी गठबंधन वालों को राजनीति के अखाड़े में धूल चटा देना है। इसी संकल्प के साथ हम सब यहाँ से चले। मैं तो आने वाले दिन शायद 11, 12, 13 या 11, 12 दशहरा है अक्टूबर को। दशहरा खत्म होगा और मैं इस यज्ञ में
किशनगंज से मैं अपना यज्ञ शुरू करूंगा। जो लोग मुझे साथ देना चाहते हैं वो हाथ उठावें, संकल्प लें कि हमारे साथ खड़े रहेंगे। आज नरेंद्र भाई मोदी ने जीतन मांझी को, जो एक भुइयां मुसहर का बेटा है, हिंदुस्तान बिहार में सबसे नीचे गरीब तबका का है, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके उस समाज का उन्होंने इज्जत बख्शा है। तब फिर हमारे तथाकथित जय भीम कहने वाले लोग कैसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं और संविधान के विरोधी हैं। केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान समारोह में मिशन 2025 पर जोर दिया गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2010 से भी अधिक सीटों पर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के नेता अभी से ही जोर लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। अब नीतीश पर बीजेपी के भरोसे के मायने समझिए। नीतीश कुमार एनडीए के मजबूत साथी हैं। करीब 18 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। नीतीश जिसके साथ रहते हैं बिहार में उसी की सरकार बनती है। नीतीश कुमार 2015 में आरजेडी के साथ गए थे, महागठबंधन की सरकार बनी। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, एनडीए की सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने अपना दम दिखा चुके हैं और मजबूत सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं। बिहार में फिलहाल नीतीश के कद का कोई नेता नहीं है। यही वजह है कि 2025 में भी एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात बार बार कह रहे हैं। और बिहार में पिछले 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। इसके बाद सरकार एक्शन में है। जांच के साथ साथ अब तक 17 इंजीनियर्स को निलंबित किया जा चुका है। वहीं अब पुल गिरने पर जमकर सियासत भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने पुल गिरने को लेकर नीतीश कुमार के शासन को जिम्मेदार ठहराया है। तो जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि महागठबंधन सरकार में 18 महीने तक तेजस्वी यादव के पास विभाग था, तेजस्वी यादव ने क्यों जांच नहीं करवाई। बिहार में एक के बाद एक गिरते पुलों का गुनहगार कौन है, इसकी जांच हो रही है। नीतीश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जहां जहां पुल गिरे हैं वहां के ठेकेदारों से खर्च वसूली की जाएगी। लेकिन उसके पहले बिहार में पुल पर पॉलिटिक्स हाई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। ये पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ, ये उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त ये लोग भी सरकार में। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि जो भी पुल गिरे हैं वो उस वक्त के हैं जब ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास था। 17 साल तक, 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा। और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सवाल पूछा है कि 18 महीने तक तेजस्वी यादव ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे, ये बताएं उन्होंने क्या किया। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए। 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे। बिहार में पुल पर हो रही पॉलिटिक्स के बीच ही बिहार सरकार एक्शन में है। अब तक 17 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने भी गड़बड़ी की होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे, राज्य सरकार, बिहार सरकार उस पे कार्रवाई करेगी। पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। बिहार में पिछले 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं।
जिस तरह से बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है, उसने इन पुलों को बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। ये अलग बात है कि नेता लोग इस बात पर बहस में मशगूल हैं कि जो पुल गिरा वो मेरे नहीं, उनकी सरकार में बना था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब पुल पर पॉलिटिक्स को समझिए। बिहार में लगातार पुलों का गिरना जारी है, जिसको लेकर अब बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष पुल गिरने को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 2005 से ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास रहा, इसीलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सत्ता पक्ष इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि 18 महीने तक ग्रामीण कार्य विभाग आरजेडी के पास था। उस समय तेजस्वी यादव ने क्या किया? बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में नेता पुल गिरने की वजह खोजने से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप पर समय जाया कर रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर से नई सरकार बनी है। हेमंत सोरेन प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। गुरुवार को शपथ लेने के बाद अब 8 जुलाई को सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट का विस्तार भी करेंगे, जिस पर अभी भी सबकी नजरें हैं। वैसे झारखंड असेंबली में संख्या बल इंडिया ब्लॉक के पक्ष में है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए झारखंड विधानसभा में क्या है सदस्यों और पार्टियों का अंक गणित। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद अब सबकी निगाहें कैबिनेट विस्तार पर टिक गई हैं। 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। विश्वास मत हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़े मौजूद हैं। इंडिया ब्लॉक के पास 46 विधायक हैं, जो बहुमत से ज्यादा है। इनमें जेएमएम के 27, कांग्रेस के 17, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के एक-एक विधायक शामिल हैं। विश्वास मत हासिल करने के बाद कैबिनेट का विस्तार भी किया जाएगा। सत्ता में शामिल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड में दलीय स्थिति विपक्ष और अन्य की कितनी है, ये भी जान लीजिए। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में एनडीए के 26 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 23 और आजसू के 3 विधायक शामिल हैं, जबकि सदन में 2 निर्दलीय हैं। रिक्त पद 4 हैं। ऐसे में कुल सदस्यों की संख्या 74 है। सीता सोरेन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुकी हैं, तो वहीं जयप्रकाश भाई पटेल को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लोबिन हेम्ब्रम को जेएमएम ने निष्कासित किया है, तो चमरा लिंडा को जेएमएम ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। झारखंड विधानसभा की 4 सीटें खाली हैं, क्योंकि नलिन सोरेन, जोबा माझी, भुल्लू महतो और मनीष जायसवाल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सांसद बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों के निशाने पर एटीएम है। एक ही रात में बदमाशों ने 2 एटीएम को निशाना बनाया। पहले सरैया थाना क्षेत्र के जवाहर चौक पर एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटा, उसमें 31 लाख रुपए से अधिक उखाड़ ले गए। उसके बाद सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर रेवा रोड पर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को जलाकर लाखों रुपए की चोरी कर ली। एक ही रात में 2 बड़ी घटनाओं से बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस डीआईयू और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई है। पिछले 15 दिन के भीतर मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है और पुलिस उनका सुराग लगाने में विफल साबित हो रही है। अब अभी तक जो जांच में आया है, बाकी जांच चल रहा है। से जलाया भी गया है एटीएम मशीन को। हाँ, वो अभी कैमरा को जो स्प्रे हो गया है, उसके बाद पता नहीं चला कैसे जलाया है। जो किसी गैस बॉक्स मिला, गैस बॉक्स नहीं मिला है, केमिकल वगैरह से जलाया गया है। ये स्पष्ट नहीं कर सकते, उसी के लिए स्पेशल टीम आई है। अभी तक मतलब ये राशि वगैरह का क्लियर हो पाया अभी नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों द्वारा लगातार एटीएम को टारगेट किया जा रहा है। एक ही रात में 2 एटीएम में से पैसे चोरी किए गए। पहला सरैया थाना क्षेत्र में एसबीआई के एटीएम से, जहां 31 लाख रुपए बदमाशों ने गायब कर दिया, लाखों रुपए उड़ा दिए हैं। सबसे बड़ी बात,
जो यह एटीएम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो एटीएम मशीन है उसको बदमाशों ने जला दिया है। हालांकि राशि अब तक क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि राशि यहाँ भी बहुत बड़ी है जिसे बदमाशों ने चुरा लिया है। एफएसएल की टीम आई थी, सदर थाना पुलिस की टीम आई है, डीआईयू की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है, आप देख सकते हैं, और लगातार पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पहले सरैया में एसबीआई के एटीएम से 32 लाख रुपए, करीब 31 लाख से अधिक जो पैसे हैं वह गैस कटर से काट कर निकाल लिए गए। वहीं अब आईसीआईसीआई बैंक से अभी भारी मात्रा में पैसे निकालने की बात कही जा रही है, चोरी करने की बात कही जा रही है। हालांकि एफएसएल की टीम आई हुई थी और जो डीआईयू की टीम है वह लगातार जांच कर रही है, तमाम बिंदुओं को देख रही है और राशि जो है वो अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। फिलहाल इस मामले में अभी तक लिखित आवेदन भी थाने को नहीं दिया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो खबर तो समझिए, मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।